सो गुड आफ्टरनून टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हमने हमारे दो टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। ठीक है, ये यूपी टेट 2026 के लिए हमारी एक 30 आउट ऑफ 30 की सीरीज होने वाली है, जिसमें हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे आके, और इसमें हम कंसेप्ट भी समझते हैं, हर एक क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट, लॉजिक, सारा कुछ समझते हैं। यहाँ पे इन डेप्थ में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, और ये बस केवल मॉक टेस्ट नहीं होने वाले हैं। पहली चीज ये क्या है ना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है आपको मैथमेटिक्स का। तो आप लोग कोशिश करिए कि इसको आप लोग अच्छे से तैयार करें, कि जैसा कि हमने इसका नाम रखा हुआ है कि दिस इज द सीरीज 30 आउट ऑफ 30। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो इस साल यूपी टेट 2026 में अपियर होने वाले हैं, उनका जो स्कोर होने वाला है ना मैथमेटिक्स सेक्शन का, क्योंकि ये जो सीरीज है ये मैथ्स के सेक्शन की है, केवल जो मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं वो मैथ्स के सीरीज के टेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट, दिस इज माई सेल्फ अनिल एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर, and the examination will be the UP TET 2026 exam and the set is third। तो ये जो टेस्ट होने वाला है ये तीसरा टेस्ट होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि हमने टेस्ट 1 और टेस्ट टू ये दो टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो यूपी टेट का जैसे सिलेबस मैंने पिछले दो जो पैटर्न है वो हमने पिछले दो टेस्ट में डिस्कस किया था। एक बार और कर लेते हैं, फिर आगे के टेस्ट में हम नहीं करेंगे। जो लोग अभी जुड़ेंगे इसमें तो देख सकते हैं। तो दो पैटर्न होने वाला है हमारे एग्जाम का, वो होने वाला है फॉर पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए सबसे पहले सीडीपी पूछी जाएगी, जिसके 30 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर लैंग्वेज पूछेंगे आपसे, लैंग्वेज में 60 क्वेश्चन रहेंगे। दो लैंग्वेज होंगी, हिंदी कंपलसरी रहेगी विथ 30 क्वेश्चन, एंड दूसरी कोई एक रीजनल लैंग्वेज रहेगी। रीजनल लैंग्वेज इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपसे सब्जेक्ट का पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सब्जेक्ट का सेक्शन है जिससे 60 क्वेश्चन आएंगे। इन 60 में दो सब्जेक्ट होने को हैं कि मैथ्स एंड साइंस। यहाँ से भी 30-30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और जिन लोग का साइंस स्ट्रीम नहीं है, आर्ट स्ट्रीम है, तो उन्हें इसमें एसएसटी का पेपर देना होगा। एसएसटी में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था हमारे एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये होने वाला पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, आप देखोगे कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है क्या क्या चीजें समझ में होनी चाहिए। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है किसी घन के। ठीक है, अगर ये दो चीजें पता है आपको, तो फिर इसके बाद आप ना कंसेप्ट को अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूं, घन होता है एक ऐसा 3D फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऐसा 3D फिगर जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे हम बोलते हैं क्यूब या फिर घन। ठीक है, अगर इसकी साइड में बोलूं x है तो एवरी साइड विल बी x। अब एक साइड अगर इसकी x है तो मैं इसके एक पृष्ठ, ये जो होता है ना इसे हम बोलते हैं पृष्ठ। ठीक है, तो इसके अगर एक पृष्ठ को उठा के मैं इसका एरिया निकालूं तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसी कितनी पृष्ठ होंगी, इसकी सामने फ्रंट होगी, इस फ्रंट के बैक होगी, लेफ्ट वाली होगी, लेफ्ट के बैक 4 हो गई, ऊपर वाली नीचे वाली, तो टोटल 6 होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं हम एक्स की जगह साइड ले लें तो साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूब पता चला, साइड कैसे होती है, एक टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अब साइड का स्क्वायर 6 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मैंने बताया 6 तो कांस्टेंट है। चेंज किस पे करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो इसके साइड पे डिपेंड करेगा। तो साइड पे डिपेंड करेगा, तो साइड के बारे में क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसने बोला है कि प्रत्येक भुजा को दो गुना कर दिया जाए, यानी कि साइड अगर पहले एक थी तो उसको डबल कर दिया गया।
जब एक थी तो टोटल सरफेस एरिया कितना था, इसका स्क्वायर इंटू 6। जब डबल करती गई तो इसका स्क्वायर इंटू 6 कितना हो गया, अभी 6, अब कितना हो गया 24। ओके, अभी कितना हो गया 24। तो अब मैं इनका परसेंटेज डिफरेंस कैलकुलेट करूं, 6 से 24 कितना हुआ, सो ये 18 का हुआ, 18 इंक्रीज हो गया कितने में से, 6 में से। सो मैं देखूंगा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, 6 3 जा, तो ये हो गया 300% का इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 300%। 300% का इंक्रीज हो जाएगा इनके किस चीज में, टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो चलो दूसरे क्वेश्चन में, इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे हम, क्यों, ये तो सॉल्यूशन मैंने बताया। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट करने की बात करूं, चलो देखते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट ये होगा कि इसके केवल साइड पे डिपेंड कर, मेरे को साइड पता है कि 6 इंटू साइड होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब साइड जस्ट डबल किया गया, तो एक का स्क्वायर इज एक, दो का स्क्वायर इज 4। ठीक है, इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक से 4 का डिफरेंस है कितना, 3, कितने पे, एक पे, परसेंटेज इज 300%, सो ये हो जाएगा 300%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 33275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन होगा। पूर्ण घन का मतलब ये क्यूब का सवाल है। ठीक है, ये है आपके क्यूब का सवाल। तो क्यूब के सवाल में क्या करते हैं हम, किसी नंबर का क्यूब होने ना होने की, इसके क्या करेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 33275 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे पता चलेगा हमको कि ये घन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 0, 3 नाइन जा, नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर कौन से नंबर से होगा ये, बताइए भाई आप लोग कौन से नंबर से होगा, ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। 5 से करते हैं। ओके, चलो 5 से करते हैं। अगर हम 5 से इसको करें तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करते हैं फिर से, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अभी कितने से जाएगा ये, 11 से, 11 से हो जाएगा ये, 11 1 जा 11, 2, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। अभी कितने से, 11 से हो जाएगा ये, 11 11 जा, तो 11 1 जा। अभी देखो मेरे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया। ठीक है, 33275 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो मेरे को मिला क्या, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इस नंबर को अगर क्यूब होना है, तो क्यूब होने के लिए इस नंबर को क्या होना चाहिए, इस नंबर को क्यूब होने के लिए इसके 3 3 के पेयर बनने चाहिए। ठीक है, अब 5 के तो पेयर बन नहीं रहे, कौन सा नंबर छूट रहा है जो मेरे को ऐड करना पड़ेगा अलग से, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 इसको और देना पड़ेगा, तो ये 11 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा, कितने का, 55 का क्यूब हो जाएगा। बट मेरे को ये नंबर देना पड़ेगा इसको, तो वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिससे इस नंबर पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ये कंप्लीट क्यूब बन जाए, तो दैट इज 5। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 5। तो नेक्स्ट समझ आया, अगले क्वेश्चन में दे। इस क्वेश्चन में पूछ रहे कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5% हो जाएगा। सिंपल है, इजी है, कंसेप्ट पहले देखते हैं। इसने बोला कि 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना परसेंट हो जाएगा। मेरे को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन का 100। ठीक है, अब उसने बोला कि प्रिंसिपल का 2/5 हो जाए, प्रिंसिपल का 2/, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 हो जाए। अगर प्रिंसिपल पी है, इसका 2/5 सिंपल इंटरेस्ट, ये किसके बराबर, ये पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना दिया है मेरे को, 8% का दिया हुआ है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स में, 20 को 2 में मल्टीप्लाई किया सो 40 आ गया। ओके, रेट इज 8% इंटू टाइम, तो 8 से 40 जाएगा 5 टाइम्स में, तो यहां से मेरे को टाइम का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 ईयर्स। तो कितना साल लगेगा उसको, 5 साल लगेंगे। ठीक है, 5 साल लगेंगे उसे क्या करने में, 5 साल लगेंगे 2/5 होने में किसी प्रिंसिपल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, एक सेकंड यार लाइट चली गई है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा देखता हूं मैं, इज देयर एनीथिंग,
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यदि जीरो जो x है, x की जो वैल्यू होने वाली है ये होने वाली है 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से, एक सेकेंड मैंने उल्टा बना दिया। जो इसकी वैल्यू होने वाली है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होने वाली है। ठीक है, तो 1 से होने वाली छोटी। तो इसने बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। स्टेटमेंट करेक्ट होने के लिए क्या करना है मेरे को, उसने बोला 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू नहीं, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू 0.5 ले सकते हैं। 0.5 इज व्हाट, 1/2। अगर मैं 1/2 इनमें चेक करूं, सो 1/2 इज, पहले वाले ऑप्शन को चेक कर, पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर 1/2, ओके, 1/2 इज की पावर 100 इज लेस देन व्हाट, 1/2 की पावर 101। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 की पावर 100 विल बी ग्रेटर 1/2 की पावर, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर बड़ी, जितनी 2 की पावर बड़ी उतना नंबर छोटा, क्योंकि डिवीजन में है, तो जितना 2 की पावर छोटी उतना नंबर बड़ा हो जाएगा। सो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, एक से बड़ा होगा नंबर, नहीं होगा, एक से छोटा होगा, क्योंकि डिवीजन में आ जाएगा 1/2 की पावर 100, ये एक से तो छोटा ही होगा। फिर सिमिलरली ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसका मतलब गड़बड़ कहाँ पे है फिर। अच्छा ठीक है, फिर ये जो साइन है ना ये गड़बड़ है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तब सही हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, समझ आया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें पूछा है आपसे कि अगर a की पावर m की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m की पावर n है, तब m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, m आपसे पूछा है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे हम, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करें इसके पावर को, बेस इक्वल है a, सो m की पावर n इज इक्वल टू m इंटू n कर सकते हैं। अभी देखो, अगर मैं m इसके डिवीजन में लेके आ जाऊं, सो m की पावर n अपॉन m इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, m इसके डिवीजन में इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर 1 है, -1 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ बेस इक्वल रहेगा, 1 की पावर -1 है, n है, तो क्या हो जाएगा, m की पावर n-1 हो जाएगा। तो n क्यों हो जाएगा, सिंस m की पावर n इंटू m की पावर -1 मल्टीप्लीकेशन में आया अगर, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट हो जाती है पावर, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट m की पावर n-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m की पावर n-1 इज इक्वल टू n। अगर यहाँ पे एक चीज समझना, देखो अगर मैं बोलूं कि कोई भी नंबर है x की पावर 2 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को अगर x की वैल्यू निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट लूंगा, दोनों तरफ का ले लूंगा ना, तो ये क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे, x बाहर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। अगर ये चीज मैं बोलूँ कि 3 होती, तब क्या करता मैं, इधर भी 2 होता तो क्या करता मैं इसका क्यूब ऑफ रूट लेता। ठीक है, यानी कि यहाँ से 3 लगाता, यहाँ पे भी 3 लगाता, तो यहाँ से क्या होता है, x बाहर आता, और यहाँ से क्या हो जाता, ये जो 2 है 2 की पावर 1/3 हो जाती। यहाँ पे 2 की पावर, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 हो जाती कि नहीं हो जाती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे m की पावर n-1 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका मैं रूट लूंगा, रूट ऑफ n-1 इज इक्वल टू n रूट ऑफ n-1। यहां से क्या होगा, m की पावर n-1 से m बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, n की पावर 1 अपॉन n-1 हो जाएगा, तो m की पावर n की पावर 1 अपॉन n-1 हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, m, जो हमसे पूछा था m की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाएगा, सो n की पावर 1 अपॉन n-1, ऑप्शन डी। ठीक है, इतना समझ में आया।
चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो। ठीक है, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल। ठीक है, इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। चलो देखते हैं। ए बी सी डी है, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसने बोला कि ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी दो डायगोनल्स हैं इसके, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी ए सी दूसरे कलर से बनाता हूं मैं। अगर उसने बोला डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी, फिगर गड़बड़ हुआ। ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं। ये है आपके पास कोई एक समांतर चतुर्भुज। अभी देखो, डी ए सी, अच्छा ठीक तो है, सही है। ये वाला डी ए सी, ये यहाँ पे ये वाला एंगल, इसको क्या बोला इसने? एक सेकंड में हटाता हूँ जो एक्स्ट्रा फिगर बन गया है मेरे से, इसी में समझते फिर से एक बार करते हैं। चलो वापस बनाता हूँ मैं फिर से। चलो देखते हैं। मेरे पास एक इक्विलेटरल, सॉरी, मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या है? इसके दो डायगोनल्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स डी ए बी सी। अब इसने बोला जो डायगोनल है इसके, ओके, पहला डायगोनल है डी ए सी, ये वाला। ठीक है, डी ए सी इज व्हाट 32 डिग्री। ओके, अगला जो पूछा इसने, अगला बोला है, अगला इसने बोला है कि भाई ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, ये वाला, ये एंगल, दिस इज समथिंग 70 डिग्री। अब उसने मेरे से पूछा है कि मेरे को डी बी सी बता दो। ठीक है, डी बी सी, डी बी सी इज व्हाट, डी बी सी, डी बी सी, सो ये वाला एंगल, ये वाला यहां से डी बी, ये वाला पूरा डी बी सी। डी बी सी क्या होगा? चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर है तो इसका मतलब ये पैरेलल होगी साइड, ये साइड पैरेलल होगी, सबको पता है पैरेलल होगी ना। अब ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर मैं ये वाला एंगल कैसे भी करके फाइंड कर लूँ, ये वाला एंगल मिल जाएगा मेरे को। ये कैसे मिलेगा मेरे को? ये मिलेगा मेरे को यहाँ से, ये ट्राइंगल से पूरा। ठीक है, सो ट्राइंगल में अगर डायरेक्टली करने जाऊं, सो ट्राइंगल ए ओ डी में, ए ओ डी में, ये ओ है, ए ओ डी में क्या है देखो, ए ओ डी में एंगल ए इज प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यहाँ पे ए मेरे को पता है 32 है, फिर प्लस ओ मेरे को पता है, नहीं पता है, ओ मैं यहां से निकालूंगा। अगर ये टोटल इस वाली लाइन पे डी ओ बी पे 180 बनाएगा, एक कंप्लीट एक सीधी लाइन है। 70 से 180 कम करोगे 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। सो ये हो गया 110 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अभी चलो, तो एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 142। सो एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 में से 140 सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो 40 बचेगा, 40 से 2 और निकालोगे 38। ओके, सो ये वाला एंगल कितना आ गया? ये आ गया 38 डिग्री। सो ये भी हो जाएगा 38 डिग्री, सिंपल है 38, ऑप्शन सी 38 डिग्री। चलो आगे देखें फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज समथिंग, ये आपके पास एक फिगर है, पी ए बी क्या है? एक पी ए बी एक ऐसी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, सर्कल को। पीटी स्पर्श रेखा है, पीटी क्या है? एक टेंजेंट है पीटी। पीटी की वैल्यू क्या दिया है इसने? 5। ओके, पीटी इज 5 समथिंग, 5 सेंटीमीटर। अगेन पी ए कितना दिया हुआ है? पी ए दिया हुआ है आपका पी ए 3 सेंटीमीटर, और मैं से ए बी की वैल्यू पूछा है, व्हाट इज ए बी। मैं सपोज ए बी इज एक्स, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो टेंजेंट होती है दैट इज पी टी
तो पीटी का स्क्वायर इज समथिंग क्या होता है, इन दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब देखो पीटी इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन पी ए इज व्हाट, पी ए इज 3 सेंटीमीटर इंटू पीबी क्या है, पीबी है पी ए प्लस ए बी, सो पी ए प्लस ए बी इज 3 प्लस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ 5 का स्क्वायर इज समथिंग 25, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 प्लस 3x। ठीक है, अब यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया आपका, यहां से आ जाएगा 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस का 9, समझ में आया। सो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अपॉन का 3। ठीक है, ये आएगा आंसर आपका 16 अपॉन का 3, ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ आया कैसे करते हैं, ये चीज याद रखना है। ये एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ये कैसे होता है, अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर है ऐसा जिसमें पीटी एक टेंजेंट हो और पीबी जो है ना वो क्रॉस इंटरसेक्ट कर रही हो सर्कल को, तो तीन चीजें बनती हैं इसमें। ठीक है, एक तो पीटी, दूसरा पीए और पीबी। ठीक है, ये इसमें से सॉल्व होता है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला है इसने कि एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। अनवसानी और आवर्ती, आवर्ती समथिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स, सो रिपीटिंग नंबर्स। और अनअवसानी, अनअवसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, या फिर इसने बोला एक अनअवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या कैसी होती है। सो अगर मैं बोलूं कि कोई डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, एक डेसिमल नंबर है जो क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रेशनल नंबर, क्योंकि अगर मैं इसकी कंडीशन को फुलफिल करने जाऊं तो देखो मेरे पास एक नंबर है 1/3। 1/3 क्या होता है, 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। 1/7 इज इक्वल टू क्या होता है, ये 0.1। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 10 1 3 तो 0, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा लाइट चली जा रही है, बहुत लाइट का नाटक है इधर। क्या, ठीक है, तो देखो अभी क्या है, कितना हो जाएगा ये 1, फिर 4 2 2, देन फिर इसके बाद आ जाएगा आपका समथिंग ऐसे करके चलेगा। ठीक है, ये कुछ एक पैटर्न बनेगा, वो फिर चेंज नहीं होगा पैटर्न, अगर आप डिवाइड करके चेक करोगे तो ये आ जाएगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, बस ये कि डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स रेशनल होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, जो पैटर्न भी ना बन रहा हो, रिपीट भी ना कर रहे हो और टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, कंटिन्यूअस चलते जा रहे हो। ठीक है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, ये क्या होता क्या है, नंबर कौन सा होता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दिस इज अ बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक जो मल्टीपल है, फैक्टर है, x+2 है, और जब इस बहुपद में x-2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 आता है। चलो देखो, ax³ प्लस bx² प्लस x-6, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब इसका एक फैक्टर है, ठीक है, एक फैक्टर है x+2, यानी कि x इज इक्वल टू -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका फैक्टर है तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। चलो देखते हैं, तो मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, -8a
देन स्क्वायर में प्लस 2 टू ज़ा 4, सॉरी 2 टू ज़ा 4b, ओके 4b प्लस -2 -6, ठीक है यहाँ से। देन 8a प्लस 4b एंड माइनस 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 8 इज इक्वल टू 0, ये चीज आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या करूंगा मैं, 4 अगर कॉमन ले लूं तो माइनस का 2a प्लस b माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ए, ठीक है। अभी देखो आगे क्या करते हैं। अब देखो, अब इसने बोला कि अगर इसे x माइनस 2 से हम भाग करें, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो शेष आता है वो 4 आता है। मैं इसको अगर डिवाइड करूं तो इसमें शेष 4 आता है। मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, मैं बोलूं कि मेरे पास है नंबर 16, ठीक है, ये 16 है, या फिर मैं बोलूं कि मेरे पास 15 कोई नंबर है, ठीक है, और इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो एक का रिमाइंडर आता है, ठीक है, एक शेष आता है। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, वो 15 में मैं एक ऐड कर दूं, मेरे को नंबर मिल जाएगा, दैट इज 16। तो 16 एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल है। एक अगर इसको ऐड कर दो, एक रिमाइंडर आता है तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो वही इस, अगर मैं पॉलिनोमियल में 4 ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या 4 सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा कंप्लीटली इस नंबर से डिविजिबल। इतना ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा वाला हटा दो तो डिविजिबल हो जाए। चलो अभी देखते हैं इसको। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 2। जब मैं इसमें क्या करूं, 4 ऐड कर दूं, ठीक है, प्लस 4, तो x इज इक्वल टू 2 पे ये डिविजिबल हो जाएगा। तो अब रखते हैं इस पे, तो 8a प्लस 2 टू ज़ा 4b प्लस 2 माइनस 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, 8a प्लस 4b प्लस 2 एंड 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 कॉमन ले लें, 4 टू ज़ा 8 प्लस b माइनस का 2 वन ज़ा 2, 4 वन ज़ा 4, दैट इज 0। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन दिस इज बी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखता हूं मैं, यहाँ पे माइनस का 2a है, माइनस का 2a है, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे मेरे पास बचेगा क्या, इनडायरेक्टली यहाँ पे बचेगा 2b, ठीक है, 2b बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब b मेरे को देखना है कौन से ऑप्शन में 2 है, b इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन ए इज द आंसर। ए की वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो। इसमें रख लो 2a प्लस बी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो b की जगह 2a प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, ठीक है, सही है, करेक्ट, समझ आया ना। नेक्स्ट देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि भैया आप मेरे को ये बताओ कि अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3,5 6,y और -3,4, इनका जो सेंटर है दैट इज उसके कोऑर्डिनेट x, y हो तो x और y की वैल्यू बतानी। सिंपल सा है, x का कोऑर्डिनेट है तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन का 3। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ये इस x और y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। चलो अब मेरे को कोऑर्डिनेट बताने थे, उठा के इसी पे रखो, सॉल्व करें। चलो देखते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा मेरे को, x1 इज व्हाट, x1 इनको सबको, दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो x1 x2 x3 पहले पहले वाले, सो 3
प्लस x2 इज 6 प्लस x1 इज -3। ठीक है, तो -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन का 3, तो x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, सिमिलरली y में y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है y प्लस y3 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहां से क्या निकालूंगा मैं, यहां से निकालूंगा तो 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 प्लस y, ओके, एक y इधर आ जाएगा यहाँ पे। मेरे को इसका कोऑर्डिनेट निकालना था, x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2 आ गया, तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा y का कोऑर्डिनेट, क्योंकि x तो 2 है। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, y आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, 9 प्लस वाई अपॉन 3 आ जाएगा। अभी यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करने जाओगे 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, यहाँ से 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन का 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में 9 अपॉन का 2 x और 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखें, चलो अगला देखते हैं। इसमें क्या पूछा, एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 कर दो। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा मैं। देखो 58.5 क्या है, दिस इज एवरेज। ठीक है, 58.5 क्या है, एवरेज है। कितने बच्चों का है, 30 बच्चों का है, 30 लोगों का एवरेज है 58.5, तो 58.5 इज एवरेज क्या है 58.5। अब मैं बोलूँ कि उसने क्या किया, गड़बड़ कहाँ पे होती है कि एक बच्चे का जो ऑब्टेन मार्क थे वो 75 की जगह पे 57 कर दिया, यानी कम लिख दिया गया। अगर कम लिख के मैं कैलकुलेट करूंगा किसी भी चीज का, ठीक है, उसका माध्य निकालूंगा मैं कम कम कैलकुलेट करके, तो जब मैं बाद में बढ़ाऊंगा नंबर तो उसका जो माध्य है वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा वो देखना, नोटिस करना कितना नंबर कम मैंने लिखा था, कितना नंबर कम लिखा था, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, दैट इज 18। 18 कम लिखा था मैंने। अब 18 कम लिखा था तो 18 पूरे 30 छात्रों में कम लिखा था, 30 के 30 स्टूडेंट में 18 ये नंबर्स डिवाइड होंगे फॉर द मीन। सो 18 मार्क्स कम लिखे और इनको डिवाइड किया इक्वली इन द मीन। सो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, 3 से इसको डिवाइड करूंगा 6 आएगा अपॉन 10, तो यहां से दे देगा 0.6। इतना मीन, ठीक है, डेविएट होगा, बढ़ेगा, प्लस का है ये बढ़ेगा। तो मेरे पास मेरा एवरेज क्या था, एवरेज 58.9 था, तो मेरा एवरेज बढ़ेगा कितने से, 0.6 से बढ़ जाएगा। तो 6 1 6 5 11 1 8 1 9 और 5 9, तो मेरा नया एवरेज क्या हो जाएगा, दैट इज 59.1। आंसर इज 59.1। नहीं समझ आया तो दूसरे तरीके से समझा सकता हूं मैं। चलो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे को देखना है एवरेज क्या है, 30 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। एवरेज कितना है, एवरेज है 58.65। सो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स हो जाएंगे 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो जाएंगे टोटल नंबर्स। ठीक है, सॉरी, इतने तो टोटल नंबर्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना कि इसमें तो सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 75 भी इंक्लूडेड है, ओ सॉरी 57 भी इंक्लूडेड है। तो अगर मेरे को वापस से नया एवरेज फाइंड करना हो तो इतना तो टोटल 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये तो मेरा एवरेज है जो मैंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है मिस स्पेल्ड करके। अब मैंने कितना डिफरेंस क्रिएट किया है, डिफरेंस इज 18 का, यानी कि कितना मैंने कम कैलकुलेट किया, 18 कम किया, तो 18 और मेरे को इसको देना पड़ेगा ना, 18 और ऐड करूंगा इसमें, तब मैं नया मीन कैलकुलेट करूंगा, तो जो आएगा वो आ जाएगा, तो ये 59.1 के बराबर आएगा।
कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, इजी है, हो जाएगा, करके दिखाऊं मैं, चलो टाइम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करना, फिर मेरे को कमेंट में बताना इसका, इस वाले को कैलकुलेट करके कि 59.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं कमेंट्स चेक करूंगा, हर एक का रिप्लाई भी करूंगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला कि ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए जो है वो 6 दिन में किसी काम को करता है, बी जो है वो 8 दिन में किसी काम को करता है, और सी जो है वो उसी काम को उतने ही दिन में करता है जितने दिन में ए और बी मिल करके काम करते हैं। तो ए और बी का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का हो जाएगा टोटल काम, इनका एलसीएम 24। अब 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि एक दिन में 4 काम करेगा। 8 3, एक दिन का काम जो होगा वो 3 करेगा बी। अब सी के बारे में जो कंडीशन दी है वो दी है कि ए और बी जितना मिल करके टाइम लेते हैं काम करने में, अगर 24 टोटल वर्क है उसको एक दिन की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा कि ए प्लस बी मिल करके कितना काम करते हैं। तो इतना काम 24/7 सी करता है, ठीक है। अब देखो टोटल काम हमारे पास कितना है, 24 ही है। अब टोटल काम 24 है जिसमें बी और सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बी और सी की एक दिन का काम कितना है 24, सॉरी सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी करेगा अगर 24/7 सी की एफिशिएंसी है, ठीक है, ये इतने दिन में काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 7 डेज में करेगा। अब डिवाइड करोगे 24/24 इंटू 7, 24 से 24 कैंसिल आउट, 7 डेज में करेगा, तो 7 दिन में क्या करेगा, सी काम करेगा। अब चलो इनका देखते हैं, बी और सी मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, बी और सी मिल करके करेंगे 3, एक दिन का काम बी का कितना है 3 है, एक दिन का काम सी का कितना है 7 है, तो दोनों मिला के कितना कर रहे हैं 10 काम करते हैं, दोनों मिला के 10 काम करते हैं एक दिन में। तो टोटल मेरे पास काम कितना है 24 है। 24 काम करने के लिए 10 की एफिशिएंसी से एक दिन में 10 काम करते दोनों मिलके, तो 10 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगा देंगे लोग, ये लोग लगा देंगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 5 जा 10 12, तो 12/5 ऑप्शन में है कहीं पे नहीं है, ऑप्शन ये बन रहा है 5 2 जा 10 to 12, 12/5 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो आगे देखते हैं फिर। के की वैल्यू बतानी है, एक इक्वेशन है जिसमें क्या है x माइनस का के वाई इज इक्वल टू 2, अगेन 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 5। इनके क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है ये। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a के कोफिशिएंट सॉरी x के कोफिशिएंट दोनों में a1 a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 b2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें x का कोफिशिएंट इज a1 में x का कोफिशिएंट इज 1 अपॉन b का कोफिशिएंट इज 3, ये इक्वल नहीं होगा किसके, माइनस k का कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट अपॉन y2 का कोफिशिएंट यानी कि 2। सो माइनस k डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 2 अपॉन का 3, तो k डज नॉट इक्वल्स टू व्हाट माइनस का 2 अपॉन का 3, ये हो जाएगी कंडीशन। तो k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन का 3, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आया, आगे चलें नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है a/3 b/2 c/1, a प्लस बी प्लस 2c अपॉन बी की वैल्यू बतानी है मेरे को। तो अगर ये इक्वल के साथ में है, ठीक है, मैं क्या करूंगा एक कांस्टेंट लूंगा इसके इक्वल में k। अब मुझे a और b की वैल्यू यहां से निकल आएगी, a इज वॉट 3k, b इज वॉट 2k, c इज वॉट k, इतना पता चला मेरे को। अब मुझे देखना है कि डिवीजन में क्या है, डिवीजन में b है यानी डिवीजन में 2k रहेगा, ऊपर क्या है एक बार ऐड हुआ है 3b 3 to 5 और 2k 5 to 7, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7k अपॉन 2k, ये कैंसिल आउट हो जाएगा k से k, और 2 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे हम तो 3.5 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 3.5। समझ आया, ठीक है, आगे चले, चलो आगे देखते हैं। ओके तो हमारे आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो आप लोग क्या करना, आप लोग कमेंट करना, ठीक है, अपना जो भी स्कोर रहा हो आपको
अपना स्कोर को कमेंट करना है, और अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है, उसको भी कमेंट सेक्शन में आके बताना है मेरे को कि भैया इस वाले क्वेश्चन को आप वापस से समझाओ कैसे हुआ है, या फिर कैसे करना है, उसके पीछे का स्टोरी कुछ समझ में आता है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर। तो आगे भी हर दिन हमारा ये जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं, मैं हर दिन एक एक मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, ये अप टू एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और मैंने बोला है कि मैं बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस के जो लेवल्स हैं और वेरिएशन क्वेश्चंस का देखोगे, तो हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट जितना यूपी टेट का सिलेबस मेंशन किया है ना आयोग ने, सारे हम लोग टच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर टच कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आए हो, आपको सीरीज अच्छी लगती है, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, आप फॉलो कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है इसको शेयर कर सकते हो दोस्तों में, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी तो वैसे भी सब्सक्राइबर और ये सारा तो उतना नहीं है, बट फिर भी मेहनत करना अपना काम है। देखते हैं अगर पसंद आता है मेरा सॉल्यूशन, पढ़ाने का जो स्टाइल है, या फिर जो भी इन डेप्थ सॉल्यूशंस देता हूँ मैं, वो सॉल्यूशंस अगर समझ आते हैं आपको, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ फॉलो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।